शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। बहुत शुक्रिया लिसनर्स आपका। आप सब ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि मेरे चैनल की स्टोरीज़ को आप लोगों ने बहुत मिस किया था। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन की बात है। थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मोसना बतूल शेयर कर रही हैं। मोसना बतूल कहती हैं, ईयर 2001 की बात है। उस वक्त हम लोग रावलपिंडी में रहा करते थे। हम लोग जिस घर में रहते थे उस घर में हम लोगों को ये एहसास होता था कि उस घर में हम लोगों के अलावा भी कोई है। आए दिन हम लोगों के साथ कोई ना कोई वाकया तो होता ही रहता था, मगर वो कोई बहुत ज़्यादा डरावना नहीं होता था। बस गैर मरी मखलूक़ात उस घर में अपने होने का एहसास हमें दिलाते रहते थे। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जब भी हमारे घर कोई गेस्ट रहने के लिए आता था, उसको वो गैर मरी मखलूक़ात बहुत ज़्यादा तंग करती थी। एक दफ़ा हम लोगों की कज़न जिनका नाम रुमाना था, वो हम लोगों के घर रहने आई। सारा दिन हम लोग मिलकर खेला कूदा करते थे। एक दफ़ा शाम का टाइम था तो मेरी कज़न ने ये कहा कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं शॉवर लेकर आती हूँ, फिर हम लोग खेलेंगे। जैसे ही वो वॉशरूम में गई, शावर लेकर बाहर निकली, अभी वो बाथरूम से बाहर निकल ही रही थी, उनका एक पाँव अंदर और एक पाँव बाहर था। वो वहीं पर बिल्कुल साकत खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सकता हो गया है। ना वो हिल पा रही थी, ना जुल पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। अचानक से मेरी अम्मी किचन में से निकली तो उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने देखा कि रुमाना इतने अजीब अंदाज में क्यों खड़ी है, ना हिल रही है ना जुल रही है और इतने पसीने भी इसको आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है? ऐसा लग रहा था उसकी आंखें मखसूस किसी तरफ इस तरह से जमी हुई हैं कि वो किसी चीज़ को बहुत बगौर देख रही है। जैसे ही मेरी अम्मी उसके पास आई, उन्होंने हिलाया चुलाया और उन्होंने पूछा, रुमाना तुम्हें क्या हुआ है? तो उसने इशारा किया स्टोर रूम की तरफ और ये कहने लगी कि मैंने अभी वहां पर एक सर कटी मखलूक को खड़ा देखा है, जैसे उसका वजूद इंसान की तरह है मगर उसकी गर्दन कटी हुई है। वो कब से मुझे इशारे करके अपनी तरफ बुला रहा है। उसे बहुत सा बुखार चढ़ गया और वो ऐसे हो गई जैसे अभी बेहोश होकर गिर जाएगी। उसको बड़ी मुश्किल से उठाकर अपनी कमरे में लेकर आई। उसे काफ़ी ज़्यादा दम भी किया मगर वो काफ़ी ज़्यादा डरती रही। मेरी कज़न अक्सर बताती थी कि जब भी रात का टाइम होता था, मेरी कज़न बताती हैं कि रात के टाइम अक्सर स्टोर रूम से इस तरह से आवाज़ें आती हैं जैसे वहाँ पर कोई है और सोए सोए उनको पत्थर भी पड़ते थे। कुछ दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि मेरी कज़न्स को थप्पड़ भी पड़े। वो भी डर के वहाँ से चली गई। हम लोगों के घर में जो कोई भी रहने आता था वो गैर मरी मखलूक़ात उसको अपना आप ज़ाहिर भी करते थे और दिखाते भी थे। ये हम लोगों के रावलपिंडी वाले घर की हैपनिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह से एक और कहानी मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे कज़न है जिनका नाम एहसान है। मेरे कज़न एहसान जो हैं वो भी डिंडोत के ही रहने वाले हैं और वहीं पर उनकी मुमानी भी रहती हैं। उनकी मुमानी को एक चुड़ैल का साया था। जब भी वो चुड़ैल मुमानी के जिस्म में आती थी, वो मुमानी अजीबोगरीब हरकतें किया करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनके घर के जो मर्द थे, यानी जो उनके वालिद साहब और भाई थे, उन्हें कहीं जाना था। घर में पीछे खवातीन अकेली थी तो उन लोगों ने मेरे कज़न एहसान को ये कहा कि आज की रात तुम लोग हमारे घर आकर स्टे कर लो, सुबह जैसे ही घर वाले आ जाएंगे यानी मर्द हजरात आ जाएंगे फिर तुम चले जाना। मेरा कज़न एहसान उनके घर चला गया। वो बताता है गर्मियों का मौसम था, हर कोई जानता था कि मुमानी को चुड़ैल का साया और वो चुड़ैल की बाकायदा उनके जिस्म पर हाजिरी भी होती थी। वो कहते हैं कि सेहन में जैसे कल्चर होता है, लोग जल्दी सो जाते हैं। हम लोगों ने सेहन में चारपाइयाँ बिछाई, सबकी सेहन में चारपाइयाँ थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी चारपाई भी मुमानी के साथ ही थी। मैं जो ही अपनी चारपाई पर लेटा, रात 11 बजे का टाइम था, मैंने एक पतली सी चादर अपने ऊपर की हुई थी। एकदम से मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि जिस तरह से कोई आहट हो रही है बार बार, और आहट इस तरह से हो रही थी जिस तरह से कोई मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा है। मैंने हल्का सा चादर को सरका कर जब देखना चाहा तो मैं क्या देखता हूँ, पानी वाली टैंकी के ऊपर जैसे कोई बैठा हुआ है। मैं बहुत डर गया और मैंने फिर चादर अपने चेहरे के ऊपर कर ली। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। थोड़ी ही देर के बाद ऐसा लगा कि जैसे जो बाहर का दरवाज़ा है उसको कोई नॉक कर रहा है, उसके ऊपर दस्तक होने लग गई। मैं फिर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया। डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं चादर से बाहर झांक कर देखूं। फिर मैंने मजबूरन थोड़ी सी चादर को हटाकर देखना चाहा तो मैं क्या देखता हूँ, दरवाजे वाली दीवार के ऊपर एक औरत बैठी हुई है जिसका कद बहुत ज़्यादा लंबा है और वो टांगे हिला रही है। दीवार पर जिस स्टाइल में बैठी है उस स्टाइल में वो अपनी टांगे भी हिला रही है।
میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے فوراً چادر منہ پر کر لی اور اللہ سے مدد مانگنے لگ گیا، آیت الکرسی اور کل شریف پڑھنے لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر ابھی گزری، مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جس طرح ممانی کی چارپائی تھی وہاں سے کوئی اونچا اونچا سانس لے رہا ہے۔ میں بہت خوف زدہ تھا کہ پتہ نہیں شاید ممانی پر اس چڑیل کی حاضری ہو گئی ہے، وہ چڑیل ان کے جسم میں آ گئی ہے۔ میں بہت ڈر گیا۔ جو ہی میں نے دوسری طرف فیس کر کے دیکھنا چاہا کہ اتنا اونچا سانس وہاں پر کون لے رہا ہے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت لمبے بال ہیں کسی عورت کے، وہ ممانی کی چارپائی پر بیٹھی ہے اور اس کے بال زمین پر لگ رہے ہیں۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ میں تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ میں نے فوراً سے چادر اپنے چہرے پر کر لی اور میں ذرا بھی کچھ نہیں بولا۔ میں نے آیت الکرسی اور کل شریف پڑھ کر اپنے اوپر پھونکنا شروع کر دیے۔ اگلی صبح ساری رات میں ڈرتا رہا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی مجھے بہت سخت بخار تھا۔ میں کبھی بھی اتنی خوفناک رات نہیں بھول سکتا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے شیئر کی۔ یہ موسنا کے کزن تھے احسان، جن کی زندگی میں یہ ہیپننگ ہوئی تھی، اور یہ دونوں سٹوریز موسنا بطول نے شیئر کی تھی۔ بہت شکریہ موسنا بطول آپ کا۔ لسنرز، کہا یہ جاتا ہے کہ جس انسان کو جنات کا سایہ ہو، جن انسان پر جنات حاضر ہوتے ہوں، وہ اپنے بس میں نہیں رہتے، وہ کبھی کوئی حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر جن لوگوں کے اوپر چڑیل کا بسیرا ہو، وہ ان کو بہت زیادہ ستاتی ہے اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی بہت ستاتی ہے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ ہم لوگوں کو غیر مرئی مخلوقات کی دوستی اور دشمنی دونوں سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شاہ زیب خان شیئر کر رہے ہیں۔ شاہ زیب کہتے ہیں کہ میرے کزن ہیں جن کا نام شہاب ہے، وہ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ہم لوگوں کے علاقے میں ہی شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے اسی علاقے میں ایک اور پلاٹ خرید لیا۔ وہ پلاٹ بالکل کارنر والا تھا اور اس پلاٹ کو 3 گلیاں لگتی تھیں۔ وہ تینوں گلیاں ہر وقت سنسان رہتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے ایک پارٹنر تھے، انہوں نے بھی وہیں پر پلاٹ خرید لیا۔ اب وہ دونوں پلاٹ ان لوگوں کے تھے۔ ابھی وہاں پر کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ نہیں ہوا تھا، نہ کوئی گھر کنسٹرکٹ ہو رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، بس وہ کھلی سی جگہ تھی۔ وہاں پر ہم لوگ اپنی جو کارز تھی، گاڑیاں، وہ پارک کر دیا کرتے تھے، اور وہاں پر ان لوگوں نے کچھ کبوتر وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے کزن وہاں پر گاڑی پارک کرنے گئے شہاب، تو وہ کہتے ہیں جو ہی میں نے گاڑی پارک کی، رات کا ٹائم تھا، ایک دم سے مجھے پائلوں کی چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ مجھے یہ لگا کہ جیسے کبوتر کے پاؤں میں گھنگرو وغیرہ باندھ دیتے ہیں کہ اڑ کر جائے اور واپس آئے تو پتہ چل جائے، شاید وہ آواز ہو۔ لیکن پھر مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے پھر گھنگرو کی آواز آئی اور مجھے اپنی طرف کوئی متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تبھی میری نظر پڑی بالکل پلاٹ کی جو دیوار کے اوپر والا حصہ تھا، وہاں پر میں کیا دیکھتا ہوں، ایک عورت کھڑی ہے، اور وہ جو عورت ہے وہ دلہن کے روپ میں ہے۔ وہ بہت زیادہ سجی سوری تھی، اس نے بہت زیادہ جیولری پہنی ہوئی تھی، ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، مکمل دلہن بنی ہوئی تھی، اور وہ میری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ جیسے اس نے میری طرف دیکھ کر ہنسنا شروع کیا، میرے سامنے وہ چلتی ہوئی دیوار کے اوپر دوسری دیوار میں جا کر غائب ہو گئی۔ میرے کزن بہت زیادہ ڈر گئے اور وہ بھاگتے ہوئے گھر آئے اور انہوں نے یہ بات سارے گھر والوں کو بتائی۔ وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ یہ ان کی زندگی میں ایک ہیپننگ ہوئی تھی، شہاب کی زندگی میں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ وہ پلاٹ بالکل سنسان تھے، جو ان کے ساتھ 3 گلیاں لگتی تھیں وہ ہر وقت سنسان رہتی تھی۔ شاید وہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا تھا جنہوں نے میرے کزن کو اپنا آپ ظاہر کیا۔ بہت شکریہ شاہ زیب خان آپ کا۔ لسنرز، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جو جگہ ویران ہوتی ہے، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، کوئی پلے گراؤنڈ ہو، کوئی پارک ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بھی جگہ ہو جو ویران رہتی ہے، وہاں پر غیر مرئی مخلوقات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی زندگی میں ایسے بہت سے حادثات ہوئے ہیں جو پلاٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بڑی بڑی جو کالونیز ہوتی ہیں، بڑی بڑی جو سوسائٹیز بنائی جاتی ہیں، وہاں پر کچھ گھر بن رہے ہوتے ہیں، کچھ میں خالی پلاٹ رکھ دیے جاتے ہیں، کچھ لوگ پلاٹس خرید کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر نہیں بناتے وہاں پر لوگ گاربیج پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پر بہت سے درخت بن جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی گھر کی بیک سائڈ پر بھی ایک پلاٹ ہے، وہاں پر جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گاربیج نہ بھی پھینکا جائے، وہاں پر اگر ویرانہ ہو تو غیر مرئی مخلوقات وہاں پر بسیرا کر لیتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان اس کو خریدتا ہے یا وہ رینٹ آؤٹ کی جاتی ہے کسی بھی پرپس کے لیے، تو وہ انسانوں کو اپنا آپ ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کوئی بھی پراپرٹی خریدیں، کوئی بھی گھر خریدیں، رینٹ کے لیے خریدیں، کسی بھی یوز کے لیے خریدیں، تو سب سے پہلے کسی عامل حضرات کو، کسی اللہ والے کو لے جا کر
थोड़ा सा टाइम लगता है, दिखा लिया करें कि आप आने वाले नुकसान से बच सकें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मोहिब खान शेयर कर रहे हैं। मोहिब खान कहते हैं, हम लोगों की भाभी हैं, उनकी एक रिलेटिव है, उनकी ज़िंदगी में एक कहानी, एक ऐसी हॉरर स्टोरी आई है जो बहुत ज़्यादा अजीब है। उनके साथ एक ऐसी हैपनिंग हुई है। अभी ये रमज़ानुल मुबारक की ही बात है। वो जो मेरी भाभी की रिलेटिव हैं, वो बहुत नेक औरत हैं और बहुत पाक साफ भी रहती हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ, वो कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। कब्रिस्तान को क्रॉस करके जैसे ही वो घर आई, उनकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब हो गई। उन्होंने अजीबोगरीब हरकत और सकनात करना शुरू कर दी। वो अजीबोगरीब तरह से प्रिटेंड करने लगी, कभी कुछ कभी कुछ। वो पाक साफ रहने वाली औरत अब घर के बाहर एक कोने पर बैठी अपने ऊपर कूड़ा फेंकती रहती हैं, गार्बेज उठाकर अपने ऊपर फेंकती हैं, मिट्टी को खाने लगी हैं। यही नहीं, वो जो कूड़ा करकट और मिट्टी होती है अपने जिस्म के ऊपर मलने लग गई हैं। स्टिल आज के दिन तक उनकी यही हालत है। बहुत से अल्लाह वाले पीर फकीर के पास उनको लेकर गए हैं, उनको दिखाया, मगर वो अभी तक ठीक नहीं हुई। आप सबसे ये दरख्वास्त है कि जो लोग भी ये कहानी को सुन रहे हैं, उनके लिए दुआ मांगे कि उनकी ये तकलीफ़ अल्लाह ठीक कर दें। ये मुहिब खान ने एक स्टोरी शेयर की है। लिसनर्स, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह से डरना चाहिए। इंसान नहीं जानता कि किस वक्त क्या हादसा इंसान की ज़िंदगी में रूनुमा हो जाए। रमज़ानुल मुबारक में भी ये बात मैंने आप लोगों से भी डिस्कस की थी, पूछी भी थी, जिस पर मेरे बहुत से लिसनर्स ने कमेंट दिए थे, अपनी अपनी ओपिनियन दी थी कि रमज़ानुल मुबारक में जो शयातीन जिन्नात हैं और जो शयातीन हैं उनको कैद किया जाता है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन जो मुस्लिम जिन्नात हैं और कुछ ऐसी गैर मरी मखलूक़ात हैं जिनको हम लोग अपनी इंसानी आंख से नहीं देख सकते, वो आज़ाद होते हैं। वो हो सकता है इंसान को अपना आप ज़ाहिर करते हो। इस वजह से बाज़ औक़ात इंसानों को ये फील होता हो कि रमज़ानुल मुबारक में भी गैर मरी मखलूक़ात आज़ाद होते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी साकिब शेयर कर रहे हैं। साकिब कहते हैं कि मैं आपके साथ हम लोगों के एक दोस्त की ज़िंदगी में एक बहुत हॉरर हैपनिंग हुई थी, वो शेयर करना चाहता हूँ। तकरीबन आज से 8-9 साल पहले की बात है। हम लोग 5 दोस्त थे। हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग नहर पर चलते हैं नहाने के लिए। हम लोगों के एरिया में एक बहुत बड़ी नहर थी। हम लोग उस नहर पर नहाने के लिए चले गए। नहर का एक मखसूस हिस्सा था जो बहुत ज़्यादा वीरान था और दरख्तों से घिरा रहता था। गर्मी के मौसम में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती थी। अक्सर लोग वहाँ पर जाया करते थे। हम लोग 5 दोस्त थे, हम लोग सब वहाँ पर चले गए। जून जुलाई का महीना था। शदीद गर्मी के बावजूद वहाँ पर बहुत अच्छा वेदर था। हम लोग काफ़ी देर नहर में नहाते रहे। हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। मेरा एक दोस्त नहर से निकलकर बाहर पटरी पर बैठ गया, नहर के किनारे के ऊपर बैठ गया। एकदम से उसे इस तरह से महसूस हुआ कि झाड़ियों में जिस तरह से कोई कुत्ता बोल रहा है, लेकिन उसके बोलने की आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से उसके गले को कोई दबा रहा है। वो चीख चीख कर बोल रहा था। मेरे दोस्त को ये लगा कि शायद वो किसी चीज़ में अटक गया हो या उसको कोई मार रहा हो, इस तरह से आवाज़ आ रही हो। उसने 2 से 3 दफ़ा उस तरफ ऊंची आवाज़ में बोला कि वहाँ पर कौन है, क्या है, और 1-2 पत्थर भी उठाकर मारे। लेकिन फिर 1 मिनट के बाद वही आवाज़ मखसूस फिर आने लग गई। अब वो आवाज़ मज़ीद चीखने के स्टाइल में निकलने लग गई। वो फ़ौरन से उठा, उसके गीले ही कपड़े थे, उसने एक और पत्थर उठाया और वो जो झाड़ियों में से आवाज़ आ रही थी, थोड़ा सा उस तरफ बढ़कर नीचे होकर देखने लग गया। एकदम से उसकी नज़र पड़ी तो उसको ऐसा लगा कि काले रंग का कोई जिस्म है जो कि देखने में बहुत बड़ा है और बिल्कुल रोल होकर उन झाड़ियों में इस तरह से झाड़ी के अंदर मुंह करके कुछ बोल रहा है, यानी वो आवाज़ें निकाल रहा है। उसे यही लगा कि कुत्ते की आवाज़ है तो कुत्ता ही होगा। उसने ज़ोर से उसको पत्थर मार दिया। एकदम से जो ही उसने उसको पत्थर मारा, वो जो भी चीज़ थी वो थोड़ी सी आगे हुई और गायब हो गई। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, फ़ौरन से भागता हुआ हमारे पास आया। उसने हम लोगों को ये बात बताई कि बाहर निकलो, अभी मैंने यहाँ पर एक चीज़ को देखा है। वो पहले कुत्ते की तरह आवाज़ निकाल रही थी, मैंने समझा कुत्ता है, जब मैंने उसे पत्थर मारा तो वो गायब हो गई। हमें उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। हमें यही लगा कि ये मजाक कर रहा है हम लोगों को बाहर निकालने के लिए। वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को इंसिस्ट कर रहा था कि हम लोग पानी से बाहर निकल कर उसको देखें। जैसे ही हम लोग पानी से बाहर आए, हम लोगों ने सब ने वहाँ पर बिल्कुल करीब जाकर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ पर उन झाड़ियों में खून, बिल्कुल फ्रेश ब्लड था, यानी खून था वहाँ पर। लेकिन ना कोई जानवर था, ना कोई परिंदा था, ना कोई ऐसा कोई मीट या फ्लैश था कि हम लोगों को ये पता चलता कि वहाँ पर कोई ब्लड की कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से ये ब्लड आया हो।
उसने कहा कि देख लो अभी इसी जगह पर ये सब हुआ है। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आई कि एकदम क्या। हम लोग फिर वापस आए, हम लोगों ने फिर नहाना शुरू कर दिया। तकरीबन हम लोगों को 2-2.5 घंटे हो चुके थे वहाँ पर मुसलसल। हम लोग काफ़ी थक गए। अभी भी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास था, दरख्त थे, दरख्त की छाँव के नीचे काफ़ी ज़्यादा घास था। हम लोगों ने ये कहा कि थोड़ी देर यहाँ पर लेटते हैं, जैसे ही हम लोगों के कपड़े सूखेंगे फिर हम लोग चले जाएंगे। हम लोग सारे दोस्त उस जगह पर जाकर हम लोग लेट गए। मैं और मेरे 3 दोस्त इस तरफ थे और वो जो लड़का जिसका नाम मुहसिन था, जिसके साथ ये सब हुआ, वो दूसरी तरफ था। थोड़ी ही देर गुजरी, हम लोग बहुत ज़्यादा उस टाइम थक भी गए थे। नहा नहा कर हम लोगों की कहीं आंख लगी, ठंडी हवा चल रही थी। एकदम से किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ, वो जो मुहसिन है वो ज़मीन से ऊपर है, लेटे हुए स्टाइल में ज़मीन से ऊपर है और बड़े अजीबो गरीब अंदाज में आवाज़ें निकाल रहा है। और उसके जो हाथ पाँव हैं वो बिल्कुल टेढ़े हुए पड़े हैं। मैंने अपनी आंखों से जब देखा, मुझे उस पर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। तभी मैं क्या देखता हूँ कि एकदम से वो ऐसा जैसे काले रंग की किसी चीज़ ने उसको दरख्त के ऊपर से झुक कर उठाया हुआ है। मैंने एकदम से उसको खींचा, जो ही मैंने उसको अपनी तरफ खींचा वो चीज़ गायब हो गई। मगर उसकी हालत बड़ी अजीब थी। उसके मुंह में से झाग निकल रही थी और जो आंखें थी वो बिल्कुल जो ब्लैक आईबॉल होते हैं वो ऊपर चढ़ गए थे और आंखें वाइट हुई पड़ी थी। थर थर कांप रहा था वो और हाथ पांव टेढ़े हो गए थे। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उसको हिलाने झुलाने की कोशिश की, सीधा करने की कोशिश की। उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। उसको एक बहुत जोरदार झटका लगा और वो बेहोश हो गया। उस बेहोश हुए हुए को हम लोगों ने बाइक पर उठाया और हम लोग उसके घर तक लेकर आए। हालत उसकी बहुत ख़राब थी। सारी बात उसके घर वालों को आकर बताई। उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरीके से होश में आ जाए। डॉक्टर को भी बुलाया गया, डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आई। तकरीबन जो ही डॉक्टर गया उनके घर से, हम लोग अभी वहीं थे, आधा पौना घंटा गुजरा होगा, एकदम से उसने ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया। और वो ऐसा लग रहा था जैसे बेड के ऊपर मुसलसल उछल रहा है, उसको कोई चीज़ उछाल रही थी। सबने उससे पूछा तुम्हें क्या हुआ है? वो अजीबो गरीब अंदाज में बोल रहा था जैसे उससे बोला नहीं जा रहा। वो इशारा कर रहा था बाहर की तरफ। हम लोग उधर देखते थे, हमें उधर कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। वो मुसलसल चीख रहा था, हाथ पांव फिर टेढ़े हो गए, मुंह में से झाग निकलने लगी। उसके अब्बू ने ये कहा कि ये मामला कोई और है, हो सकता है जिन्नात का कोई मसला हो। वो लोग उसको लेकर वहाँ से हम लोगों के घर के करीब ही एक मस्जिद थी, वहाँ पर लेके गए। वहाँ पर इमाम साहब को दिखाया। इमाम साहब ने कहा कि ये सख्त जिन्नात के असर में है, मैं इन जिन्नात को हटा नहीं सकता। इसके लिए आपको कोई और अल्लाह वाले जो जैसे पीर फकीर होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। उन्होंने दम किया तो उसकी हालत और ख़राब हो गई। जब उन्होंने दम किया तो वो बिल्कुल इस तरह से वाइब्रेट होने लगे जैसे उसका जिस्म थर थर कांप रहा है। हालत और जब ख़राब हुई, रंग भी उसका बहुत ज़्यादा ब्लैक सा होने लग गया। अब समझ नहीं आ रही थी कि इसको कहाँ पर लेकर जाएं। वहीं पर मस्जिद में ही एक आदमी ने बताया कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक और गांव है छोटा सा, वहाँ पर ले जाए, वहाँ पर एक अल्लाह वाले हैं। फौरन से उसको गाड़ी में डाला, वहाँ पर लेकर गए। हम सब लोग उसके साथ थे। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो वो जो आमिल थे उनको दिखाया। वो जो अपनी जगह पर ही वो अल्लाह वाले बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इसको एक बहुत भयानक चुड़ैल ने पकड़ा हुआ है, इसने उस चुड़ैल को मारा है। वो चुड़ैल उस वक्त अपने रूप में थी, इसने उसको पत्थर मारा है, वो उसके ऊपर हाजिर होगी बकायदा। और उसने अपने मुंह से बोलकर बताया कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मैं उस वक्त खाना खा रही थी या कुछ खा रही थी या कुछ कर रही थी जब इसने मेरे ऊपर हमला किया और इसने मुझे पत्थर मारा है। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो ऊंचा ऊंचा चीख रहा था, ऐसे लग रहा था उसको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रहा है। फिर उन्होंने उस पर काफ़ी ज़्यादा अमल किया। उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को 2 काले बकरे ज़बह कर कर उसी जगह पर फेंकने होंगे, तब जाकर ये ठीक होगा। उन्होंने कुछ तावीज़ दिए और 3 दिन की पढ़ाई बताई। 3 दिन की पढ़ाई के बाद, 3 दिन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वहाँ पर वो बकरे रखने थे। 3 दिन की उसके अब्बू ने पढ़ाई की और उसको कहा था कि घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना, खुले आसमान के नीचे नहीं जाना, यहाँ तक कि सहन में भी नहीं जाना। बड़ी हिफाजत उन लोगों ने उसकी की। कमरे में उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, चीखें मारता था, अपनी ऐसा लगता था वो अपनी यादाश्त खो बैठा। उसको समझ ही नहीं आती थी कौन उसके सामने खड़ा है कौन नहीं खड़ा, अपना नाम तक वो भूल गया। 3 दिन की उसके अब्बू ने जब पढ़ाई कर ली, 2 बकरे लिए, उनको ज़िबा करके हम लोगों ने जगह बताई, वहाँ पर गोश्त को फेंका। उन्होंने ये कहा कि पीछे पलट कर नहीं देखना। जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पर गोश्त फेंका, जैसे ही हम लोग वहाँ से गोश्त फेंक कर वापस आए तो बैक साइड से बहुत ज़्यादा
پرندوں کی آوازیں آنے لگی، جیسے ایک دم اس جگہ پر بہت زیادہ پرندوں نے حملہ کر دیا ہے۔ بہت زیادہ وہ آوازیں اونچی اونچی تھی، کووں کی بھی اور مکس وہ آوازیں تھیں۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آئے، جو ہی گھر آئے وہ بے ہوش تھا۔ شام کو جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی کچھ حالت بہتر تھی۔ پھر اس کو آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگ گیا۔ وہ جو اللہ والے تھے انہیں یہ ساری بات بتائی گئی، وہ فون کے اوپر ان کے ساتھ ان ٹچ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اب اس کو دوبارہ میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر ان کے پاس لے کر گئے، انہوں نے پانی دم کر کے اس کے پورے جسم کے اوپر اس پانی کو گرایا۔ اس کو کچھ ہوش آئی، اس وقت وہ ٹھیک تھا۔ پھر اس نے ساری بات بتائی کہ میرے سامنے وہ بار بار بہت خوفناک چہرے والی ایک عورت آتی تھی، جو جانور کے سٹائل میں زمین کے اوپر دونوں پاؤں اور ہاتھوں کو رکھ کے کتے کی آواز نکال رہی تھی۔ بار بار وہ مجھے ہر جگہ پر نظر آتی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو مسلسل آپ لوگوں نے 11 جمعرات تک لے کر آنا ہے، دم کروانا ہے، اس کے بعد یہ ٹھیک ہوگا۔ پھر 11 جمعرات تک مسلسل وہ لوگ اس کو لے جاتے رہے، وہ دم کرواتا رہا۔ انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ نہر کے اس حصے پر نہیں جانا۔ یہ لڈے والی نہر جو بہت مشہور نہر ہے، ادھر کی یہ ہیپننگ ہے، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ بالکل ویرانے میں، بالکل جو اس کا اگلا حصہ ہے وہ بالکل ویران ہے۔ ہم لوگوں سے بہت غلطی ہوئی کہ ہم لوگ بالکل آگے ویرانے کی طرف چلے گئے تھے۔ شکر ہے اللہ کا، اب ہمارا دوست ٹھیک ہے۔ کافی عرصہ وہ بیچارہ سہما اور ڈرا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے کبھی کبھار اپنے جسم پر تھوڑا سا دباؤ محسوس ہوتا تھا۔ تقریباً 2 سال تک وہ ڈرتا رہا، کبھی ڈراؤنا خواب آ جانا، کبھی ایسا لگنا کوئی اس کو سوئے سوئے اس کے جسم پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ لیکن اب وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میرے دوست محسن کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ثاقب آپ کا۔ لسنرز، ہر کوئی جانتا ہے کہ جو نہریں ہوتی ہیں وہاں پر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں۔ لاہور کی بھی ایک نہر ہے، بہت مشہور ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے مجھے لاٹ آف سٹوریز سینڈ کی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو رات کے ٹائم جنات نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر نہر کا ایک مخصوص کچھ حصہ ہوتا ہے جو آسیب زدہ ہو جاتا ہے، وہاں پر درختوں کی وجہ سے پانی بھی ان کی کہتے ہیں کہ جنات کی بڑی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے، رہائش گاہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی اکثر ویرانہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، ہر وقت تو نہروں پر رش نہیں ہوتا نا، گرمی کے موسم میں اب ہر وقت دھوپ میں تو کوئی نہروں پر نہیں جائے گا، مخصوص ٹائم کے لیے لوگ جاتے ہیں جب کوئی پانی وغیرہ چاہیے ہو یا ویسے گھومنے پھرنے کی غرض سے جائیں۔ تو جب بھی کسی ایسی جگہ پر جائیں پلیز اپنا خیال رکھا کریں، آیت الکرسی پڑھ کر جایا کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے نہروں پر جا کر نہانے کی، آپ اپنے گھروں میں نہا لیا کریں، گھروں میں اپنے آپ کو رکھا کریں، مت جایا کریں ایسی جگہوں پر۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنر، یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی ہوست نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹوریز شیئر کرتی رہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshin57@gmail.com پر، اس کے علاوہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔